कभी बजरंगबली का मुद्दा आया, हनुमान चालीसा का मुद्दा आया, और अब बात हो रही है संप्रभुता की। आखिर इन मुद्दों के बीच कर्नाटक की सियासत कौन सा नया मोड़ ले रही है? क्योंकि दक्षिण की सियासत को जब भी देखा जाता है तो नजरिया कुछ अलग होता है, कुछ अलग होता है, क्योंकि वहां के मुद्दे और वहां की राजनीति उत्तर से थोड़ी सी अलग है। लेकिन उसे कोई भी कमतर नहीं देखना चाहता। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही इसे अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के फिलहाल जो हालात हैं गिने चुने, उंगली पर गिने चुने वाले राज्यों में, उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए क्या किस तरह की कोशिशें कर रही है, इन सबको लेकर आज खास खबर में बात करेंगे। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। ओम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। देखिए, सियासत कर्नाटक की बात करें या दक्षिण भारत की किसी भी सियासत की बात करें, अब आज जो ताजा बयान है वो संप्रभुता को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस को। उससे पहले बजरंग दल को लेकर वहां पर सियासत शुरू हुई थी, और कब बजरंग दल से बजरंगबली की तरफ वो सियासत मुड़ गई पता नहीं चला। हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे और इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखा जाने लगा। आपको लगता है कि अब तक जो सियासत वहां पर होती रही है, वहां पर बांटने की जो एक फ्रीबीज की जो सियासत होती है दक्षिण भारत में, उसको भी गौण कर दिया इस बार इन नए मुद्दों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत अलग तरीके से लड़ने का प्रयास किया है। एक तो उनके पास में जो आजमाया हुआ शस्त्र है वो हिंदू राष्ट्र का जो उनका अपनी परिकल्पना, बहुसंख्यकों का जो अपना एक सिलसिला है, उसके साथ में दूसरा उनका सोचना था कि जिस तरीके से वोकालिंगा और लिंगायत हमारे खांचे में बैठे हुए हैं, 80 सीटों के करीब, 75-80 सीटों के करीब लिंगायतों की सीटें जो भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि टोटली हमारे हक में जाएगा, वो कलिंगा में कुछ डिवीजन के साथ में जेडीएस या कांग्रेस में और इसमें हो सकता था। माइनॉरिटी को वो काउंट करके ही नहीं चल रहा है कि सब माइनॉरिटी, क्योंकि अमित शाह साहब ने घोषणा कर दी कि 4% जो आरक्षण का सिलसिला दिया है उसको हम रद्द करेंगे, और उससे बहुसंख्यकों को संतुष्ट करने का उनका एक प्रयास था। यानी सारे जितने हथियार थे वो इस्तेमाल करने के बाद में आज अभी 5 बजे से कुछ पहले योगेंद्र यादव वहां से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोड शो हुए हैं, जिस तरह से सारा सिलसिला बना है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बावजूद कांग्रेस की आंधी चल रही है वहां पर। तो लोग कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं आकलन करता रहा हूं चुनावों को और ये सब, तो उसमें कांग्रेस की आंधी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली को बीच में लाके वहां पर बिठा दिया, और जिस तरीके से बहुसंख्यकों को अलग बात करना, अल्पसंख्यकों को बिल्कुल वो करना, तो यूं लगा जैसे कि प्रधानमंत्री नहीं शायद वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तरदायी है। तो मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टूडियो में बैठ करके इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो कुछ अखबारों में देखा उसके हिसाब से, लेकिन मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। तो योगेंद्र यादव की लेटेस्ट मैंने देखी है, और उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की आंधी चल रही है। और वो कैसा क्या रंग दिखाएगी, ये तो जब रिजल्ट 13 तारीख को आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन अब जो सब चुनाव प्रचार बंद होने के साथ में तो रोड शो कैसे हुए हैं, रोड शो का रेस्पॉन्स क्या हुआ है, लिंगायतों के एक गुट ने तो जो भी कहते हैं उनको, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन जितने भी शस्त्र थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर और दक्षिण में जहां जहां इस्तेमाल किया था, उन सबका खूब खुल करके प्रयोग किया। लेकिन एक तरफ मणिपुर जल रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो देख रहे हैं आप, ये दृश्य बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर कर्नाटक हाथ से निकलता है तो दक्षिण का दरवाजा एक तरीके से बंद होने की स्थिति वाला सीन बनाता है कि अब 2024 का जो चुनाव वाला सिलसिला है वो कुछ अलग ही किस्म का होगा। जी प्रमोद जी, जो सर्वे आए थे उन सर्वे में भी कांग्रेस को एक अलग तरह की बढ़त दिखाई गई थी। ये बात अलग है कि कई बार ये सर्वे बिल्कुल सिरे से फेल हो जाते हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो सर्वे हैं उन्होंने बीजेपी को इशारा कर दिया है कि अब उन्हें किसी और को नहीं, सीधे ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतारना पड़ा, और इसीलिए वहां पर मोदी इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतनी सभाएं कर रहे हैं? देखो, ये स्थिति जो है, चुनाव में हर कोई पार्टी चाहती है कि मैं किस तरह जीतूं,
तो अपने सारे हथकंडे वो अपनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर मोदी अमित शाह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उनके स्टार प्रचारक हैं। तो ये जो चुनाव हुआ इसमें बड़ा रोचक चुनाव लास्ट में जो हो गया, एक तो अभी अमित शाह ने ये बोला आज कि कांग्रेस चाहती थी कि एक मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण मिले, हमने वो आरक्षण खत्म कर दिया। हम किसी विशेष समुदाय को आरक्षण देने के इस पक्ष में नहीं है। जेडीएस ये कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों को वर्ग लाकर अपनी तरफ खींचने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। और जो जहां प्रियंका गांधी का सवाल है, उन्होंने अभी लास्ट रोड शो किया है आज, उनका ये कहना है कि हमको तो जनता बता चुकी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर्नाटक में जीत रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो खैर अभी बड़ा भविष्य घर में छिपा है, जो भी है। लेकिन जो सर्वे जो स्थिति उभर के शुरू से आ रही है कि भाई वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी के लोग बता रहे, इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन जो ये मुद्दा बजरंग बली का आया, जो शरद पवार ने कहा ना कि इस टिप्पणी किया बड़ी जबरदस्त, कि मैं अचंभित हूं कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री चुनाव की सभाओं में बजरंग बली के जयकारे लगा रहे हैं, और फिर वो धार्मिक वातावरण और उसकी वो चीज कहाँ लगी, ये बड़ी अचंभे की बात भी रही। तो जो बजरंग बली की जय है, इसने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खेल तो वहां किया है। अब क्या स्थिति रहेगी, अब वहां जो गणित बनेगा कि जेडीएस कितने वोट ले रही है, जेडीएस क्या स्थिति में जा रही है, ये एक बड़ा निर्भर फैक्टर करेगा। अगर वोटों का ध्रुवीकरण जरा होता है तो देखो उसमें क्या स्थिति पैदा होती है। तो 10 को, हालांकि अभी तो 2 दिन बाकी है प्रचार चुनाव का, नेताओं को उस तरह की जो घर घर जाकर वो चलेंगे सारे जो खंडे जो अपना दें पार्टी के। लेकिन बड़ा ही लास्ट में जो चुनाव रोचक हुआ, उससे अनुमान एक बार तो विशेषज्ञों के भी डगमा गए थे। अब ये तो जैसे मान लो मैं कांग्रेस के साथ हूं तो कांग्रेस की जय बोलूंगा, बीजेपी के साथ हूं तो बीजेपी की जय बोलूंगा। लेकिन लास्ट में जो थोड़ा सा है ना फैक्टर डगमगाता हुआ दिखा, और सारे लीडर्स की जो रैलियां थी या रोड शो थे, भीड़ उतनी रही। आप प्रियंका गांधी की देखो उतनी भीड़, आप मोदी के देखो उतनी भीड़, अमित शाह जी के रोड शो देखो उतनी भीड़। अब इसमें जनता साइलेंट वोटर है, वो क्या कमाल करेगा। मणिपुर की आग क्या वहां थोड़ी बहुत दिख रही है कि वहां विशेष एसटी वर्ग को जो मणिपुर में आरक्षण एक विशेष देने पर जो बवाल मचा है, और यहाँ भी 4% मुस्लिम का आरक्षण हटाना बीजेपी का, वो भी एक मुद्दा बना है। हालांकि जो मुस्लिम वोट हैं वो तो बहुत कम मिलते नजर आ रहे हैं बीजेपी को। तो हो सकता है कि अमित शाह ने लास्ट में ये तीर हाथ छोड़ा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक बड़ा रोचक जो स्थिति में चुनाव आ गया है, तो मेरी नजर में तो ये लग रहा है कि बड़ा ही मुकाबला फंस सा गया है कांटे का सा। अब देखो क्या स्थिति रहेगी। जी श्याम जी, जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी, और 17 जो विधायक थे जिन्होंने एक तरह से पूरा खेल वहां पर पलट दिया था, उनमें से 14 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है। एक तो ये जो पृष्ठभूमि है वो तो अभी सामने है ही, लेकिन उसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि एक अविश्वास भी कांग्रेस का थोड़ा सा जनता के बीच ये कायम हो गया कि सरकार इन्होंने बना ली कैसे भी करके, लेकिन उस सरकार या फिर अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए, और वापस भी उन विधायकों में से ये नहीं कि किसी को अपने साथ लाने की कोशिश करे, 17 में से 14 को अपनी तरफ बीजेपी खींच कर ले गई। आगे ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर थोड़ा सा अविश्वास हो सकता है कांग्रेस को लेकर जनता में। देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पर चुनाव होता है, अब चुनाव जीतेगा कौन, लेकिन जिस तरह की बयार चल रही थी, सोनिया गांधी को अगर कर्नाटक में उतारा गया तो मान के चलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। सोनिया गांधी को ऐसे उतारा नहीं जा रहा था, लंबे समय बाद गई है, 4 साल बाद। और ये भी बात है कि गांधी परिवार का उस प्रदेश से लगाव है, इंदिरा जी वहां से जीतती आई है। बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप जिस प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस के, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा है कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश को बनाए रखेंगे, क्योंकि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश को बनाने में असफल रही, वो चला गया। अब देखिए वहां 224 सीटें हैं, और अभी देखिए कांग्रेस के हिसाब से जो रुझान आ रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में इंडिविजुअल भी आ सकती है, कई बार कह रहे हैं, या फिर थोड़े कम पड़ेंगे तो
अब वो जेडीसी है जो, या फिर निर्दलीय हो सकते हैं, निर्दलीय से हाँ, देवेगौड़ा वाली पार्टी कितनी ले जाती है, वो कह रहे कि 23 ले जाए या 25 ले जाए। बीजेपी को इस बार 74 से 86 सीटें मिलने का जो ट्रेंड दिख रहा है कि भाई यही कारण है कि देखिए प्रधानमंत्री जी को चिंता है कि वहां वोटों में हमको किस प्रकार से इजाफा मिले, तो राजस्थान का उन्होंने बना लिया। क्या जाएंगे, कहां जाएंगे, नाथद्वारा जाएंगे। इसके पहले देखिए वो गए थे केदारनाथ, बैठ गए तो जाकर के प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना चाहिए दिन भर। तो प्रधानमंत्री की यात्रा पर चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए इस दिन कि आप 10 तारीख को कहीं जा नहीं सकते, लेकिन 10 तारीख को प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कर्नाटक का ध्यान रख के आ रहे हैं कि कर्नाटक में क्या होना है, यहाँ पर चीजें कहेंगे। वो बहुत सारी चीजें कहते हैं जो कहते हैं, क्योंकि राजस्थान से कर्नाटक का संबंध बहुत गहरा है। 4% वोट राजस्थान के लोग 4% वोट है, और उसके साथ जुड़ जाए तो 10% वोट राजस्थान से, और वो भी बहुत बड़े, वहां पर फंड रेजर भी बहुत बड़े हैं वहां पर। वो तो सब कुछ करने वाले हैं, बदलना करना सारी सत्ता का। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी कर्नाटक में बड़ा ध्यान रख रहे थे, जाके आए 2 दिन, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी भी करके आगे, हाँ कुछ, लेकिन उनको जिस प्रकार से बाहर निकल के जाना चाहिए वो नहीं है, राजस्थानियों के बीच में जाके आए वो। अब वो राजस्थानी इसे कितना ले पाएंगे, लेकिन ये बात है कि ये चुनाव बहुत रोचक है। रोचक इसलिए कि कांग्रेस अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए दिखाना चाहती है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद राजस्थान पे इसका इफेक्ट आएगा। देखिए वहां चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में कुछ हलचल हो सकती है, तो ये वो चुनाव निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि देखिएगा वहां पर देवेगौड़ा तो दिखे नहीं ना, आपके सामने देखिए वो येदियुरप्पा है, वो भी कहीं नजर नहीं आए। केवल मोदी और अमित शाह के भरोसे बीजेपी अपना सत्ता कायम करना चाहती है कर्नाटक में, बाकी वहां की लोकल लीडरशिप नहीं है वहां पर। तो चिंता का विषय तो यह है कि देखिए लोकल लीडरशिप तो कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने जो जिस तरह से कमाल करके दिखाया कि हाँ हम लोग यहाँ पर अच्छा शासन दे सकते हैं, अच्छा स्वच्छ दे सकते हैं, तो जनता उमड़ी है, देखिए। तो अब चुनाव परिणाम निश्चित रूप देश की राजनीति को एक नया संदेश देने का काम करेगा। यदि कांग्रेस जीतती है यहाँ से और बीजेपी हार जाती है तो आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय है। फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी जगह जो चुनाव होंगे, तेलंगाना, तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। इसलिए बीजेपी कुछ भी चाहे, आप कुछ भी कर लो, हमको बजरंगबली। अब देखिए सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, क्या की गई है कि वो कह रही है कि एक राज्य को अलग करना चाहती है। तो 4-5 मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव राजस्थान से वो गए दर्ज कराने के लिए। तो इतना क्या हो गया ऐसा कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्या कह दिया आपके प्रति, जो आप जो कह रहे हो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस राजनीति में जो कुछ देखने को मिल रहा है, कर्नाटक का चुनाव निश्चित तौर पर इस देश की अलग तरह का संदेश देकर के बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम करेगा। इसलिए देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने, तीनों ने बेजोड़ जिस हैसियत थी, जिस तरह से पैसा आपके पास सत्ताधारी पार्टी के पास है, कांग्रेस में इतना पैसा ले, लेकिन चुनाव में बड़ा अच्छा देखने को मिला, प्रभाव सब जगह दिख रहे थे, हाँ हो रहा है कुछ। और अमित शाह कई जगह तो जो भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए नहीं हो पाई। एक जगह तो कहीं मैं देख भी रहा था, वो चैनल में दिखा रहे थे कि भाई भीड़ नहीं है इतनी, केवल मोटरसाइकिल ज्यादा है। तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के सामने तो नहीं था, इस बार बीजेपी के सामने था, और बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दे दिया जो कि देखिएगा वो बीजेपी को था जीतने वाला दे दो, हमारे जो जीत नहीं रहे। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये ट्रेंड एक जो नया बना है, और ये ट्रेंड अगर कायम हो गया कांग्रेस के पक्ष में तो माहौल बदलते में कोई टाइम नहीं लगता। तो इंतजार करने की जरूरत है। 10 तारीख को पोलिंग होगी, 13 तारीख को, और 2 दिन कतल की रात होती है, सब मिलने के बाद कितना किसको क्या मिल पाता है। लेकिन हाँ है संघर्षपूर्ण चुनाव, दोनों के अस्तित्व का सवाल है जी। ओम जी, जो घोषणा पत्र दोनों की तरफ से जारी किया गया है, कई तरह की बातें की गई हैं, प्रजाध्वनि नाम दिया है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने गृह योजना, गृह लक्ष्मी और इस तरह की घोषणाएं की हैं। फिलहाल जो इनका घोषणा पत्र है, लगता है आपको ये घोषणा पत्र अब वाकई कोई मायने रखता है, क्योंकि घोषणाएं जो भी की गई हैं उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं सारे मुद्दे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो सजावटी है। और हकीकत में कांग्रेस ने जो बोला है, महिलाओं को जो हर महीने 2,000 रुपया और साथ साथ में परिवारों को 10 किलो अनाज देने का सिलसिला है,
जो गरीब आदमी है, जिसकी बड़ी भारी तादाद है, और एजुकेशन के उसमें भी जो राहत देने का सिलसिला किया, उसको लोगों ने बड़ा सराहा है, बड़ा एक्सेप्ट किया है। क्योंकि हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, दरअसल जो लोग उनके बीच घूम रहे हैं, मैं राजस्थान के करीब 5 लाख लोग हैं वहां पर, जिसको 4% बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और हमारा रेशम का जितना धंधा है, कोकून का जो धंधा है, वो जालोर, सिरोही और जोधपुर के लोग कर रहे हैं वहां पर। ये मैंने सिक इंडस्ट्री विजिट की थी जब मुख्यमंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते थे तब, तो वहां बड़ा दबदबा है राजस्थान का, और इसीलिए राजस्थान का एक दैनिक वहां से पब्लिश होता रहा है, और वो समझते थे कि बड़ा बेहतरीन रहेगा। अब पता नहीं उसकी स्थिति क्या है, लेकिन करीब 20 बरस पहले यहाँ वहां एक दैनिक प्रकाशित हुआ राजस्थान वाला, उसके पास उसकी लीडरशिप है और लोगों में बड़ा चाव है अपने प्रांत को लेकर के। सब राजस्थान का जो कल्चर है उसको वहां भी प्रोटेक्ट किया जाए, वहां भी मनाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, और जैसा सुना है, जो लोग सचमुच में उस इलाके में घूम रहे हैं, और जो अब राजदीप की बात भी देखी मैंने, वो द्विवेदी की बात भी देखी, उन लोगों ने भी घूमे हैं सारे के सारे। और सबसे जो यादव की बात मैं बता रहा हूं कि वो उनका कहना तो बड़ा गहराई से चीजें समझते हैं कि कौन सी चीजें असर कर रही है। उनका ये कहना था कि ये आप कहीं ये आंधी है, ये तो कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आ रहा लोगों को, तो उसके परिणाम अब क्या होगा। हालांकि वो ओपिनियन पोल ने वो त्रिशंकु विधानसभा वो बताने की बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लिंगायतों में जैसे डिवीजन, मेरे को याद नहीं कि इस तरह का डिवीजन हुआ हो। मिसेस गांधी के वक्त में जरूर हुआ था, जब वो लिंगायतों को भारी तरीके से मिसेस गांधी अपने साथ में लेके चली थी और वो सब लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल डिवीजन था, लिंगायत किसी भी हालत में कांग्रेस की तरफ आने वाले नहीं थे। वो 50% इधर आ गए, इसका मतलब 40 सीटें इधर आ गई। इस तरह का सिलसिला बन रहा है। और फिर जो दो दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर वो जो अब कमीशन वाला जो एड फुल पेज का छपा है, वो तो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो रोड शो तो डरे रह गए लोग, उनका कर रहे 40% का जो कमीशन है वो उससे 40% दीजिए और काम करवाइए, वो बड़ा पॉपुलर हो गया। मनोरंजन के साथ में हो गया, तकलीफों के साथ में तो हुआ होगा जो हुआ होगा, लेकिन मनोरंजन के साथ में बड़ा पॉपुलर हो गया। और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये सचमुच में 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। पर इससे कि यहाँ बीजेपी की पराजय का मतलब है कि बीजेपी के रास्ते में एक हाथी का पांव आ गया, जिसको हटाना बहुत मुश्किल होगा और साउथ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा लगता है। जी प्रमोद जी, खरगे का इलाका है, खरगे के लिए सिर्फ अपनी पार्टी के स्तर पर अपनी जो इज्जत है उसको बचाना नहीं, लेकिन एक जो बयान दिया था उसको लेकर खुद खरगे भी वहां पर घिरे। ये बात अलग है कि खरगे को लेकर भी अब जयपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि उन पर जो उनके परिवार को मारने की धमकी मिली है उसको लेकर बीजेपी के उस विधायक पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन खरगे के स्तर पर बात करें तो खरगे के लिए अपने इलाके में कांग्रेस को जीत दिलवाना ना सिर्फ पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बल्कि उनकी निजी छवि के लेकर भी काफी दबाव में वो आ जाते हैं। देखो प्रभात जी, खरगे ने अपनी पूरी वहां मेहनत की है, लेकिन मैं आपको स्थिति बता दूं कि वहां जो चुनाव है लास्ट में हिंदू मुस्लिम चुनाव का नजारा वहां देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी भी झेल रही है, लेकिन कांग्रेस भी वहां ये नुकसान झेल रही है कि केंद्र में उनकी सरकार नहीं है और जीएसटी का पैसा रोक लेना, ये रोक लेना, तो वहां बड़ा वर्ग जो कमेरा वर्ग ये बात को सोच रहा है व्यापारी वर्ग। मान लो केंद्र सरकार, यहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ अगर मान लो कांग्रेस आती है तो वो वहां अगर पैसा नहीं है तो यहाँ के हालात में थोड़ा फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। यही कारण था कि सोनिया गांधी ने बोला संप्रभुता शब्द। संप्रभुता मतलब अलग शक्ति आपकी होंगी, वो जो नाराज हो गई भारतीय जनता पार्टी वाली कि अलग शक्ति वाला राज होगा, ये पूरी शक्ति हम देंगे, ये देंगे। लेकिन पैसा तो केंद्र से भी बड़ा पैसा आता है ना राज्यों को। अगर मान लो राज्यों को पैसा, और वो एक ऐसा स्टेट है बड़े व्यापारिक और टेक्नोलॉजी हर दृष्टि से अपन देखें तो कर्नाटक इस तरह का देश है, स्टेट है। तो आप जो खड़के की जो बात कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला भी बोले कि उनके परिवार को मारने की हो रही है, साजिश हो रही है, पर वो 1, 2, 4, 5 सीटों के अलावा कोई वो नहीं है। और जो खड़गे जी का जो कद
देश में बड़ा है, लेकिन कर्नाटक में मतलब इतना कोई पब्लिक में मतलब बड़ा उनका कद नजर नहीं आता। यही कारण रहा कि गांधी परिवार को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और खड़गे जी की अकेली सभाओं के नहीं बल्कि सम्मिलित सभाएं आपने देखा वो करनी पड़ी। और मोदी जी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा ये भी गए, जो इनकी सभाएं जो हुई, फिर उन्होंने बस एक ही चीज पर ज्यादा फोकस रखा। मुद्दे तो थे कि कर्नाटक को ये बनाएंगे, लेकिन ये बस बजरंगबली की जय, हिंदुत्व का मुद्दा जो वहां लास्ट में जो चला। और कुछ कांग्रेसियों ने माना कि ये जो बजरंग दल पे जो बैन की बात हुई ये शायद गलती हो गई, क्योंकि 92-93 में भी इस पर बैन की बात हुई तो नरसिंह राम जी की सरकार में 93 में कोर्ट ने बैन हटाया था। तो इस चीज से भी कांग्रेस को वहां निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। और अगर जेडीएस वोटों का ध्रुवीकरण कर गई और ज्यादा वोट ले गई तो मुकाबला कांग्रेस को फिर अगर सरकार बनाने के लिए फिर सहायता लेनी पड़ सकती है। इतनी कोई जबरदस्त वहां नहीं कह सकती कि आप समझ लो कि शुरू की जो बात थी कांग्रेस आ गई। ये जो चीज है वहां के जो समीक्षकों की राय में ये नजर नहीं आ रहा। मुकाबला टफ है, ये भी आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आ गई। जेडीएस तो बहुत डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक वोट काटू पार्टी के रूप में इस बार वहां कर्नाटक में नजर आ रही है। और वो कितने वोट काट जाए, कांग्रेस का बड़ा वो नुकसान कर रही है जेडीएस कि आप अच्छी तरह भली भाली जानते हैं, साथ थे उनके, तो उससे एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब उसको कितना वोट मिल जाए, वो कितने वोट काट जाए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण है। और जो ये समुदायों के रूप में जो घूमा है उससे करीब 60-70 सीटों को सीधा इफेक्ट हो रहा है निश्चित रूप से। ये जयकार लगे हैं, हिंदुत्व की बात हुई है खुली, खुला ही हुआ है। मतलब चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में नहीं लिया कि बजरंगबली की जय कैसे, भगवान का मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात कैसे हो रही है। ये भी चलो जो भी चुनाव आयोग की वो है संप्रदाय पे तो ये पहुंच गए, बजरंगबली की जय की बात नहीं। तो सरकार किसकी बनेगी, देखो इसको तो कहना अभी मेरी तो राय में जो वहां चर्चा हुई है अभी आप क्लियर नहीं कह सकते कोई सरकार आ रही है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण में और उसमें फंस गए समुदाय में तो कांग्रेस को इधर पसीने तो आएंगे। सोनिया गांधी जी वहां गई, उसका रीजन यही था, आपको बताऊं कि लास्ट उनको सोनिया गांधी का प्रोग्राम फिक्स इसलिए किया गया बाद में कि भाई वहां सर डगमग स्थिति हो गई तो वहां थोड़ा सा उनको बुलवाया। आप मंच पे देखें वो किस तरह से उनकी जीव जवान थोड़ी सी वो हो रही थी, वो बोलने में राहुल गांधी कुछ खड़गे जी से बात भी कर रहे थे जो बड़ा चर्चा का विषय बने। उनको इसलिए वहां गया कि एक बार इनकी भी सभा कराओ कि कुछ वोटों का फायदा, क्योंकि वहां उनको भी फॉलोवर्स सोनिया गांधी जी के भी हैं। पूरी ताकत वहां झोंकी गई है पूरी कांग्रेस ने लास्ट, तो वो थोड़ी कहीं ना कहीं झिझक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसकी बनेगी तो प्रभु की लीला है, जो बनेगी मानना है तो जनता जनार्दन का फैसला होगा, लेकिन मुकाबला क्लियर नहीं है, मतों की लीला है। श्याम जी कभी प्रभात जी ये नहीं कह सकते कि आप ये तो मुकाबला टफ है। अगर जेडीएस ज्यादा मार गई तो कांग्रेस को फिर हो सकता है समझौते से बढ़ानी पड़ जाए। श्याम जी एक और मुद्दा इसमें, खैर मुद्दा तो उसे क्या बोले, मुद्दा तो बनाया गया, उसका मुद्दे से तो कोई लेना देना नहीं है। फिल्मों के प्रचारक के तौर पर आरोप लग रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो फिल्मों के प्रचारक हो गए, उनके प्रचारक के तौर पर कुछ फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी कश्मीर को लेकर एक फिल्म आई थी, उसका भी काफी प्रोपेगेंडा हुआ था। एक और नई फिल्म को लेकर यहाँ पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये एन वक्त पर, जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो लग रहा है कि पोलराइजेशन को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। ये बात क्या इसी वजह से मानी जाए कि अब तक जिन चीजों को लेकर वो बात करते आए थे उनमें उनको लगा कि बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा। जो रैलियों में भीड़ को लेकर, आंकड़ों को लेकर बात की जा रही थी कि असर नजर नहीं आ रहा, भीड़ उस तरीके से डाइवर्ट नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी, और इसी वजह से अब ऐसे मुद्दों को लाया जा रहा है इन वक्त पर, जैसे बजरंगी से शुरुआत हुई थी और वो अब तक फिल्म तक आ गई है। देखिए प्रभात जी, वैसे ही केरल वाली फिल्म को भी प्रचारित किया जा रहा था, केरल स्टोरी वाली को भी। तो बीजेपी की स्थिति, अब प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा हो 10-10 किलोमीटर वाला, और कितनी भीड़ आप देख रहे हो, देखा होगा, आपने भी देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री की इतनी भीड़ नहीं हो पा रही हो जो कुछ हो रहा हो। देखिए पहली बार बीजेपी को ऐसा लगा कि हम इतने कुछ करने के बाद भी हम पीछे कैसे रह रहे हैं, और उस कांग्रेस से जिसका कि
अभी तो बहुत कम अस्तित्व है, 3 जगह ही है, 3 जगह स्टेट में, चौथा स्टेट यदि आता है तो निश्चित रूप से देश में जो संदेश, देखिए पहली बार ऐसा हुआ, देखिए सोनिया गांधी को ले जाने का मतलब भी ये कि हम सब एक होकर के, जो सोनिया गांधी के फॉलोवर हैं वहां पर, और मीटिंग कराना। अब 4 साल में पहले सुना नहीं था, पहली बार वहां जाकर के वो बोल के आई कि हाँ कर्नाटक दिखाएगा कि हाँ ये राज्य के लोगों में ताकत है, और वो ताकत बाद में भी दिखेगी। देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देना, या साथियों को जो कहा है प्रियंका जी ने कि हम इतना दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वहां का स्टेट थोड़ा पैसा तो है, अब राजस्थान से ज्यादा पैसा वहां है, ये बात सही है। लेकिन देखिए चुनाव के बाद देश का जब चुनाव होगा, ये उदाहरण पेश किया जाएगा ना, देश का चुनाव जब होगा तो चिंता तो ये देखिएगा, कर्नाटक का चुनाव तो एक कहना है कि देश के चुनाव का संदेश दे देगा। अगर बीजेपी पीछे रह गई, जिस तरह से स्थिति है, 40% वाला कमीशन वाला जो मुद्दा बहुत तेजी से चला और लोगों के बीच में कहा कि सरकार ठीक नहीं है, सारी बातें हो रही है, और जो 2% और 4% जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण वाली बात आ गई, सी ग्रेड और डी ग्रेड में जो है, ये सारी चीजें जो देखती है, और आरक्षण की नई नीति लाएंगे, बहुत सारी चीजें है। तो देखिए बहुत, अब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ले लो हमसे, लेकिन चुनाव जिता दो। अब ये कांग्रेस ने पहली बार ताकत दिखाई, और इस बीच में प्रियंका हमारे यहाँ 2 दिन घूम के भी गई, फिर वापस चली गई वहां पर। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश को लाने के लिए, देखिए अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अभी तक वो खुद राज्यसभा से जीत के गए, लोकसभा नहीं जीत पाए। तो ऐसी बात सही है कि प्रदेश में हम कायम कैसे हो और हम हिमाचल का कैसे जवाब दे, ये बीजेपी चाहती है। तो बीजेपी में तो 2 ही हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बाकी तो कोई है ही नहीं वहां पर। जेपी नड्डा का तो कोई था, एक आध जगह 5-7 जगह दिखे वो, और वो, लेकिन जिस प्रभाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखना चाहिए वो नहीं दिखा, केवल मोदी और अमित शाह। तो ये सही है कि देश में अब आगे की राजनीति में यही 2 व्यक्ति खड़े रहेंगे, और फिर वो शाही परिवार कहकर के गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। तो अब खुद का भी तो शाही परिवार तो दूसरे को तो बदनाम करोगे, हम जो करेंगे वो ठीक ठाक है। तो देखिए ये बहुत, और फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एकता के सूत्र में लड़ेगी चुनाव, और बाकी के विरोधियों को साथ ले लेगी, तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव तो आ सकता है। तो ये तो है नहीं कि राजीव गांधी के समय 400 सीटें आई थी, तो शांत दिखता है, तो इनकी तो 400 सीटें भी नहीं है। तो यह है बदलाव की, और बहुत, आप 10 साल जब शासन कर लेते हो देश में, तो बुराइयां तो आती है, ऐसे तो नहीं कि सारी चीजें अच्छी कर रहे हो आप, बहुत सारी चीजें। अब बदलाव की बयार कैसे आएगी, ये कर्नाटक से आएगी, दक्षिण का द्वार यही है, यहाँ बंद हो गया तो फिर आपका द्वार कैसे बिखराव की तरफ स्थिति आ जाएगी। और जो लोगों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो, अगर वो हार गए, आप भविष्य में की राजनीति पर एक बहुत बड़ा संदेश और प्रभाव जाने वाला है इस चुनाव के जरिए। बिल्कुल, 2024 में चूंकि केंद्र के चुनाव होने हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लिटमस टेस्ट है, और इसके बाद दूसरा लिटमस टेस्ट होगा राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में जब भी चुनाव होंगे। वो इशारे करेंगे कि 2024 की हवा किस तरफ बहने वाली है, किधर की तरफ से बहने वाली है, और शायद उसी के इन परिणामों के साथ ही दोनों राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी को भी आने वाले वक्त में बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास विषय पर हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी, और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सरोकार, आपकी हर खबर से निगाह हर हलचल पर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन